हेलो एवरीवन। वेलकम है सभी लोगों का फिर से मिस्टर सिंगानिया क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग अपने चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं और रेजिस्टेंस टॉपिक चल रहा था। काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं। तो हम लोग उसी में अब आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था भाई, ये सब कुछ समझा था कि रेजिस्टेंस के बेसिस पर सब्सटेंस को तीन भाग में बांटा था: कंडक्टर और रेसिस्टर्स और उसके बाद इंसुलेटर्स। ठीक है। अब रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस उनके ऊपर डिपेंड करता है, या यूं कहें कि हम कैसे मालूम करेंगे कि एक कंडक्टर में कितनी रेजिस्टेंस है। अगर कोई कंडक्टर हमें गिवन है तो उसमें टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, ये कैसे मालूम करेंगे। ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से, मैंने पहले भी बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो तीन चार बातों पर डिपेंड करता है। एक तो उसका नेचर कैसा है, ठीक है ना, कि वो जो कंडक्टर है उसका नेचर कैसा है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सिल्वर जो होता है वो करंट को काफी अच्छे से फ्लो होने देता है, उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है, करंट के फ्लो की बाधा जो होती है वो कम होती है। फिर मैंने बोला था कि कंडक्टर का अगर लेंथ बढ़ा दोगे तो भी दिक्कत है, या कितना मोटा कंडक्टर है, कंडक्टर जो है मोटा है कि पतला है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। और उसके बाद फिर मैंने बोला था टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो आज हम इन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे एक एक करके। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। आप लोग पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद जो भी मैं पहले से लिखा है या मैं जो भी लिखूं उसको नोट करिएगा। पहले ध्यान से सुनिए। तो जो एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है वो फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिनमें से सबसे पहला जो है वो है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ। और कंडक्टर की लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके लेंथ के। मतलब कि जो रेजिस्टेंस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। या तो कैपिटल एल लिखो या स्मॉल एल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अच्छा, डायरेक्टली का मतलब आप लोगों को मालूम है कि अगर हमने लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ाया देन रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और अगर हमने लेंथ ऑफ द कंडक्टर घटाया तो जो रेजिस्टेंस है वो घटने लगेगा। मैंने पिछली बार आप लोग को एक अच्छा एग्जांपल भी दिया था कि अगर मान के चलिए यहाँ पे जनरेटर लगा है और उससे यहाँ पे वायर जोड़ा गया है, और ये बहुत लंबी वायर है, लगभग 500 मीटर की वायर है। 500 मीटर समझ रहे हैं, आधा किलोमीटर की बात हो गई। तो यहाँ पे जो बल्ब लगेगा, यहाँ पे जो बल्ब लगेगा वो बहुत अच्छे खासे रोशनी के साथ जलेगा, उसकी प्रकाश जो होगी वो काफी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि उसको तुरंत यहाँ एनर्जी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो बल्ब लगेगा वो बहुत धीमा जलेगा, क्योंकि एनर्जी को यहां से यहां तक आने में ना काफी एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, जिस कारण से इस एंडिंग तक, यहां तक उतनी पहुंच ही नहीं पाती। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि करंट कम हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे ज्यादा करंट पहुंचेगी ही नहीं, यहाँ पे ये बल्ब अच्छे से प्रकाश नहीं करेगी। बात समझ में आई? तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर की बात समझ में आ गई कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए दूसरा केस देखते हैं। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर।
अब आप लोग इस बात को लिख सकते हैं, जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड करने जाऊं उससे पहले वीडियो को रोक के ये बातें आप लिख सकते हैं। पहले वाली बात। दूसरी बात देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर हमारा कितना मोटा या पतला है इस बात पे भी डिपेंड करेगा। देखिए, अगर मोटा कंडक्टर होगा तो उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे, जो कि बहुत ज्यादा फ्लो होंगे, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो यानी कि कम फ्लो होगा, यानी कि करंट यहाँ पे कम प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी कि हमने रेजिस्टेंस घटा दिया। हमने क्या किया, तार को मोटा करके रेजिस्टेंस को घटा दिया, और यहाँ पे तार को पतला किया, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पे अच्छा खासा इफेक्ट डालेगा। इसीलिए जो पोल पे जो तारें होती हैं वो मोटी होती हैं, ठीक है ना। जो पोल पे तार होती है वो मोटी होती है, क्यों? क्योंकि उसको बहुत दूर तक एनर्जी लेकर जाना है। सोचो कहाँ से पावर हाउस में से वो एनर्जी लेकर आ रहा है, और गांव गांव, घर घर, शहर शहर, गली गली वो दे रहा है। तो वो तो मोटा होगा ना भाई, तभी तो एनर्जी ज्यादा लेकर आएगा। और आप क्या करते हो, एक पतला तार से उससे कनेक्ट हो जाते हो, और उसके बाद थोड़ा सा आप वहां से एनर्जी ले लेते हो, और उसके बाद उसको आप अपने मीटर में आकर कनेक्ट करते हो, और मीटर से इससे भी पतले तार से आप अपने घरों में कनेक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि घर में हमें सिर्फ बल्ब जलाने हैं, फ्रिज चलाना है, टीवी चलाना है, तो हमें पतला तार चाहिए। इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा, आपके घर में अगर कोई हेवी चीज, जो हेवी है, जैसे कि एसी है, हेवी है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। जैसे कि आपका फ्रिज है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, तो इससे जो वायर जुड़ा होगा ना वो थोड़ा मोटा होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए। लेकिन जो वायर आपके बल्ब से जुड़ा होगा, जो वायर आपके घर में वायरिंग हुई होगी और बल्ब से जुड़ा होगा, पंखे से जुड़ा होगा, या छोटी छोटी कोई भी चीज से जुड़ी होगी, वो थोड़ी सी पतली भी होगी ना तो भी काम चल जाएगा। बात समझ में आई? लगाने को मोटी लगा दीजिए, लेकिन ज्यादा मोटी लगाएंगे तो एनर्जी ज्यादा आएगी, बल्ब फ्यूज भी हो सकता है। तो इसीलिए पतली वायर ही लगाया जाता है। तो जहां पे हमें एनर्जी की कम जरूरत है वहां हम पतला वायर लगाएंगे। हमें कम एनर्जी चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए तो हमें मोटे वायर की जरूरत पड़ेगी। तो मोटा वायर करने पर क्या होगा कि हम रेजिस्टेंस को घटा देंगे, हम रेजिस्टेंस को घटा देंगे। तो यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया, यानी कि जब एरिया ज्यादा करोगे, ये एरिया ज्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगी और करंट जो है सो बढ़ जाएगी। बात समझ में आई ना? जब भी एरिया तुम ज्यादा करोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा करोगे, तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा। और जैसे ही रेजिस्टेंस घट जाएगा, यानी कि इट मीन्स हमारा जो करंट है आई वो बढ़ जाएगा। और जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दोगे, पतला वायर ले लोगे, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा प्रभाव डालेगा, यानी कि करंट जो है कम फ्लो होगा। बात समझ में आई ना? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर की थिकनेस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और वो इनवर्सली करता है। इसीलिए मैंने लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करेगा। इसको हम लोग रो से दिखाते हैं, ठीक है ना। इसको जब आप पी लिखते हो ना, तो पी कुछ ऐसे लिखते हो, और अब क्या करो, पी को थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे पी हम लोग लिखते हैं ना, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे तो ये रो पढ़ा जाएगा। क्लियर है ना? ये ज्यादा अच्छा बना है, इसको बना लीजिएगा यहाँ पे। ऐसे ही रो लिखते हैं, ऐसे टेढ़ा थोड़ा सा, ऐसे। तो दिस इज द रो। चाहो तो लिख भी लो कि इसको हम लोग रो पढ़ते हैं। इसको हम लोग रजिस्टिविटी बोलते हैं, वो अभी आगे मैं बताऊंगा। तो देखिए, एक कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का कंडक्टर है।
जैसे आदमी के बिहेवियर पे मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था कि आदमी कैसा है उसके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे आपके साथ बर्ताव कर रहा है, उसके तरीके कैसे हैं काम करने के या बात करने के या कोई भी चीज करने के। तो इससे हम उस आदमी के बारे में उसके गुण और अवगुण के बारे में जानते हैं। तो वैसे ही कंडक्टर जो होते हैं ना वो कई प्रकार के होते हैं, और कुछ कंडक्टर होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, उनमें रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, उनके खुद के अंदर इतनी प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को खूब अच्छे से फ्लो होने देते हैं। और कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे से फ्लो नहीं होने देते हैं, उनमें बाधाएं हैं। अब वो बाधा क्यों है क्यों नहीं है, ये तो मतलब कि जब आप उसकी पूरी 3D स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब मालूम चलेगा, और मैं उस लेवल का भी बता नहीं सकता आपको। ठीक है ना, ये हम लोगों को बीटेक में पढ़ाया जाता है, 11th-12th में भी नहीं है। बीटेक में ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो अभी मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता वो चीजें। आप ये समझिए, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बोला कि सिल्वर जो होता है इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है कि ये इसके अंदर बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, यानी करंट को ये बहुत अच्छे से फ्लो होने देगा। लेकिन वहीं पर अगर हम आयरन ले लें तो इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है ना, अगर सेम लेंथ और सेम मोटाई का हम ये सिल्वर ले लें और सेम लेंथ और सेम मोटाई का हम आयरन ले लें तो ये ज्यादा करंट फ्लो करेगा और ये कम करंट फ्लो करेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आयरन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण से ये करंट को रोकता है बीच में। जैसे ही करंट आगे बढ़ेगा कहेगा ना बाबा रुक जा, इसके अंदर थोड़ी सी अपनी खुद की प्रॉपर्टी ऐसी होती है। जबकि सिल्वर सीधा साधा आदमी है, करंट आएगा ज्यादा से ज्यादा करंट को फ्लो होने देगा, कहेगा हाँ निकलो निकलो जाओ, अच्छे आदमी है। लेकिन आयरन थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, ये रोकथाम करेगा। तो ऐसा होता क्यों है? अगर आपके मन में ये सवाल है कि ऐसा होता क्यों है, तो मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर की जो पैकिंग होती है, किस तरीके से सिल्वर के एटम आपस में पैक्ड होते हैं, किस तरीके के आयरन के एटम आपस में पैक्ड होते हैं, और और भी कई तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं, उन सब के आधार पर ये बातें होती हैं। लेकिन मैं अभी आपको उतना डिटेल में नहीं बताने वाला। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ, कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जो अपने अंदर से करंट को आसानी से फ्लो होने देंगे, तो हम कहेंगे कि उसकी रेजिस्टेंस कम है। और कुछ ऐसे भी कंडक्टर होंगे जो आसानी से करंट को फ्लो नहीं होने देंगे लेकिन उतना ज्यादा नहीं, तो हम कहेंगे कि वो उनके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है ना, तो इन सब को नापने के लिए एक बात बताई गई कि भैया इस रो को रजिस्टिविटी बोला गया, रजिस्टिविटी। और ये बोला गया कि जिसकी रजिस्टिविटी ज्यादा होगी यानी उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कौन करंट को फ्लो होने में कितना रोकेगा ये नापने के लिए कोई पैमाना तो होना चाहिए ना, कि हाँ मैं करंट को इतना रोकूंगा। जैसे आयरन कहेगा कि मैं करंट को ज्यादा रोकूंगा, सिल्वर कहेगा मैं करंट के फ्लो को कम रोकूंगा। तो कैसे मालूम चलेगा? तो मालूम ऐसे चलेगा कि रजिस्टिविटी यानी रो आयरन की ज्यादा होगी और रजिस्टिविटी सिल्वर की कम होगी। एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया गया है, आप वहां ध्यान से देखिएगा। जितनों की रजिस्टिविटी कम होगी वो करंट को आसानी से फ्लो होने देंगे, और जितनों की रजिस्टिविटी ज्यादा होगी वो करंट को आसानी से फ्लो नहीं होने देंगे। क्या बात क्लियर? तो कौन कैसा बिहेवियर है उसको हम रजिस्टिविटी से नापते हैं। यानी कि अगर रजिस्टिविटी जिस कंडक्टर की ज्यादा होगी, मैं ये ऊपर की तरफ निशान बनाता हूं, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि रो ज्यादा है, रजिस्टिविटी इंक्रीज है, रजिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है या रजिस्टिविटी ज्यादा है, देन रजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि करंट जो है वो कम हो जाएगा। और अगर रजिस्टिविटी कम है या रजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है यानी कि रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, यानी कि करंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस बाधा होती है, बाधा ज्यादा यानी करंट कम, और बाधा कम यानी करंट ज्यादा। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने बात कर ली।
आइए चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि वो करंट को कितना फ्लो होने देगा या नहीं होने देगा। और टेम्परेचर में ना थोड़ी सी कहानी अलग होती है। टेम्परेचर में ना सब पे एक जैसा नियम लागू नहीं होता। टेम्परेचर में अलग अलग नियम लागू होते हैं। अगर आप प्योर मेटल्स की बात करोगे तो उस पे अलग नियम लागू होगा। अगर सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो उस पे अलग नियम लागू होगा। और एलॉय पे बात करोगे तो उस पे अलग नियम लागू होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने पिछली बार आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर दिवाली में हम जो मार्केट से चाइनीज सामान खरीद के लाते हैं, हालांकि नहीं लाना चाहिए, अब पिछले साल 1-2 साल से काफ़ी इस पे असर पड़ रहा है और चाइनीज चीज़ों को बैन करना ही चाहिए। हम आप लोग अपने इंडिया में ये चीज़ें अगर बनाएं तो अच्छी बात है, अपने इंडिया का ग्रोथ होगा। तो जो चाइनीज वाले होते हैं ना, छोटे छोटे वाले और छोटे आंख वाले, छोटे कद वाले, समझ ही में नहीं आता यार। हमें तो लगता है कि अगर चाइनीज 10 खड़े कर दो, अगर 10 चाइनीज तुम्हारे दोस्त बन जाएं तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि किसका नाम कुंफू है, किसका नाम टुनमू है, किसका नाम चुनमू है, ठीक है ना, किसका नाम फुनबू है, पहचान ही नहीं पाओगे। सब एक शक्ल के होते हैं। पता नहीं वो लोग कैसे आपस में पहचान लेते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो देखिए खैर, हम ये बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो होगा ये टेम्परेचर पर जो डिपेंड करेगा, ये अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दिवाली में जो हम लोग वो लाइट की जो खरीदते हैं लड़ी, वो देखिएगा वो बिल्कुल थर्ड क्लास वायर की बनी होती है। इसी कारण से जैसे ही उसको हम लोग प्लग से लगाते हैं और जैसे ही वो जलना शुरू होता है, 5 से 10 मिनट बाद वो बहुत हीटअप हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें थर्ड क्लास की वायर यूज की गई है, जो कि करंट को कम फ्लो करता है और हीट को ज्यादा प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आई? और उसके बाद ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा देर तक जलाओगे तो कुछ दिनों तक जलेगा, उसके बाद वो खराब हो जाएगा और उसको फेंक दोगे तुम। तो इसीलिए कहा जाता है कि चाइनीज सामानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि टेम्परेचर ज्यादा होने पे मतलब कि करंट को प्रभाव करती हैं। तो जितनी भी प्योर मेटल्स होती हैं, पहला केस मैं ले रहा हूं, जितनी भी प्योर मेटल्स होती हैं, ये प्योर मेटल्स की ये खास बात हो जाती है। प्योर मेटल्स जितनी भी होती हैं, जितनी भी प्योर मेटल्स हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, आपका कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सारी चीजें जो होती हैं ना, ये जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके अंदर रजिस्टिविटी भी बढ़ने लगती है। और जब टेम्परेचर घटेगा तो इनकी रजिस्टिविटी भी घटने लगती है। यानी कि प्योर मेटल्स में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ने लगा, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा, करंट घट जाएगा, क्योंकि रजिस्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि रजिस्टिविटी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट कम हो जाएगा। इसी कारण से मैंने पीछे एग्जांपल दिया था कि अगर लंबा वायर लोगे तो क्या होगा कि वो ज्यादा हीट हो जाएगा और ज्यादा हीट होने के कारण, टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और उसकी करंट घट जाएगी। इसीलिए दूसरे इंड पे जो बल्ब है वो बहुत ढीला, बहुत ही कम रोशनी के साथ जलेगा। ये पीछे बात हमने की थी ना यहाँ पे, इसीलिए की थी क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है इस वायर का, इस कारण से करंट का फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो या इधर की तरफ जो वायर होगी ना उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इस कारण से करंट अब कम फ्लो होगा। आगे तो ये बात समझ में आ गई, और इसका उल्टा भी समझ में आ गया कि अगर टेम्परेचर को हम कम कर देंगे, अगर टेम्परेचर एक लिमिट में है तब अच्छी बात है, तब रेजिस्टेंस भी कम रहेगा और हमारा करंट जो है वो अच्छा खासा फ्लो होगा। क्लियर है ना? दूसरी देखिए, दूसरी बात हमने सेमीकंडक्टर की थी। सेमीकंडक्टर आप लोगों को याद होगा,
सेमीकंडक्टर मैंने बताया था जो कि कुछ कंडीशन में करंट को फ्लो होने देते हैं और कुछ कंडीशन में करंट को फ्लो नहीं होने देते। इसका नाम ही है, देखिए, सेमी कंडक्टर। कंडक्टर जो कि करंट को फ्लो होने दे, और सेमी मतलब आधा, मतलब कि आधा का मतलब समझ गए, आधे कंडीशन में नहीं होने देगा, आधे कंडीशन में होने देगा, मतलब ये आधा अधूरा कंडक्टर है, कभी कभी कंडक्टर है, कभी कभी नहीं है, लेकिन करंट को फ्लो करता है। ऐसा नहीं है कि करंट को फ्लो नहीं करेगा। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल जैसे जर्मेनियम ले लीजिए, सिलिकॉन ले लीजिए। तो जर्मेनियम की तो रेजिस्टिविटी काफी कम होती है और जर्मेनियम जो है वो अच्छा खासा करंट को फ्लो भी करता है। तो इस सेमीकंडक्टर की क्या खास बात होती है कि जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, सेमीकंडक्टर कंडक्टर का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रजिस्टिविटी इसकी घट जाती है। रेजिस्टेंस जो होती है या रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस बोले अभी तो अच्छा है, कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो घट जाती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। सेमीकंडक्टर तो यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है भैया, कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो भी रजिस्टिविटी घट रही है, यानी कि करंट जो है वो बढ़ रही है। यानी कि इसका प्रैक्टिकल यूज हम लोग ऐसे तो कर सकते हैं ना, कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहे हो या ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो या ज्यादा टेम्परेचर हो और वहां हमें करंट भी अच्छा चाहिए, टेम्परेचर भी ज्यादा हो और हमें करंट भी बहुत चाहिए, वहां पे हम क्या करें कि कंडक्टर की का यूज ना करके हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज करें। क्योंकि कंडक्टर का यूज करोगे, प्योर मेटल्स का यूज करोगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और अगर सेमीकंडक्टर का यूज करोगे तो क्या होगा, करंट बढ़ता ही रहेगा, चाहे टेम्परेचर जितना बढ़ेगा करंट उतना ही बढ़ता रहेगा। तो प्रैक्टिकल चीजों में कई बार हमें ऐसा यूज करना पड़ता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमें करंट की जरूरत भी होती है तो हम लोग वहां पे सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसका उल्टा ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर अगर टेम्परेचर को अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, तब इंक्रीज करेगी और करंट जो है वो घट जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जहां पे टेम्परेचर नॉर्मल है, कम है, वहां पे हम लोग प्योर मेटल्स का यूज करेंगे करंट को फ्लो करने में, और जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होने के चांसेस होंगे, वहां पे हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू में कि बताइए, टेम्परेचर ज्यादा हो तो हम किस चीज का यूज करें कि हमें करंट ज्यादा मिले। तो वहां आप लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, एलॉय, 4-5 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आप लोग को सेमीकंडक्टर चुनना होगा। एलॉय क्या होता है, देखिए, एलॉय मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिला के एक नया चीज बनाया जाता है तो उसको हम लोग एलॉय कहते हैं। जैसे कि नाइक्रोम है जो कि निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन से मिलकर बना है, ठीक है ना। वैसे ही मैंगनीन है, कॉन्स्टेंटेन है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें आपकी एलॉय हैं। तो ये मैं बोल रहा हूं कि ये जो एलॉय होते हैं इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे तुम टेम्परेचर घटा दो या बढ़ा दो, ये जितना इनकी पहले से इनकी जो प्रॉपर्टी है करंट फ्लो करने की, उतना ही ये करते रहेंगे, ना रजिस्टिविटी इनकी बढ़ेगी ना घटेगी। तो जो भी एलॉय वाली चीजें होती हैं, एलॉय होती हैं, जैसे नाइक्रोम है, मैंगनीन है, कॉन्स्टेंटेन है, जिसको कि यूरेका भी बोलते हैं, ये सारी चीजें कैसी होती हैं, ये सारी चीजें के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये मस्ती में अपना रहते हैं। और जितना रेजिस्टेंस पहले था उतना ही रेजिस्टेंस बाद में भी रहेगा, चाहे टेम्परेचर घटाओ या बढ़ाओ, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर ही आता है मात्र, और ऐसा अंतर कि उसको नेग्लिजिबल माना जाता है, कहते हैं कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि ऑलमोस्ट अनइफेक्टेड, ठीक है ना, लगभग लगभग अनइफेक्टेड ही रहते हैं। जैसे 5 से 5.5 हो गया या 4.5 हो गया, ऐसे होगा, इससे ज्यादा का चेंजमेंट नहीं होगा। तो यानी कि
टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, ये चौथे पॉइंट में हम लोगों ने ये भी कवर अप कर लिया। तो अब आप लोग क्या कीजिए कि आराम से ये सारी बातें लिख लीजिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स हैं, बहुत मेहनत करके ये सारे पॉइंट्स निकाले जाते हैं और आपको 2 मिनट में समझाया जाता है, ठीक है ना। तो वीडियो को इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम लाइक तो किया करो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, देखिए आगे। अब चूंकि हम लोगों ने 4 चीजें देख ली, ठीक है ना, 4 चीजें देख ली कि रजिस्टेंस किन किन 4 बातों पर डिपेंड करता है, वो चारों बातें हम लोगों ने देख ली। अब मैं इन सब का कंक्लूजन निकाल देता हूं। देखिए कंक्लूजन क्या होगा इसका, इन सारी बातों का कंक्लूजन। तो ये सारी जो एक्सपेरिमेंट मैंने अभी पीछे की है ना, कि लेंथ को बढ़ाया तो ये हो गया, एरिया को बढ़ाया तो ऐसा हो गया, टेम्परेचर के ऊपर ऐसा, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल किया गया है। तो कंक्लूजन यही है कि इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है, यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। पहले ही पीछे बात की थी, यानी कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। इसको मैं पहला इक्वेशन बोल देता हूं, कैपिटल एल या स्मॉल एल कोई बात नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली होता है, यानी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इसको मैं दूसरा इक्वेशन बोल देता हूं, ठीक है ना। ये पीछे हम लोगों ने ये बात की है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। उसके बाद क्या करते हैं, हम दोनों को कंबाइन करते हैं। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए अगर आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आता है कि रजिस्टिविटी के फॉर्मूले, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को प्रूफ कीजिए, तो आप ऐसे ही करेंगे। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, फिर पहला पॉइंट लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड आर इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली है तो एल ऊपर रहेगा और ए इनवर्सली है तो ए नीचे आ जाएगा। और एक बात हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यानी आर इक्वल टू के इंटू एल अपॉन ए, जहां पर के क्या है, के कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी तो कांस्टेंट हमेशा आएगा, ठीक है ना। यानी कि हमें मिला आर इक्वल टू के इंटू एल अपॉन ए। हेयर मतलब कि यहाँ पे जो के की वैल्यू जो होती है ना, के, वो और कुछ नहीं बल्कि वही रजिस्टिविटी होती है। रजिस्टिविटी याद है ना, पीछे मैंने अभी बताया था नेचर, वही रजिस्टिविटी की बात हो रही है। यानी कि अब आर जो निकल के आया वो क्या निकल के आ गया, रो इंटू एल अपॉन ए। आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन, ये आपका फॉर्मूला बन। आर क्या है, रेजिस्टेंस, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जो कि एक मटेरियल की फिक्स रहती है। जैसे कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी, चाहे लेंथ कितना भी कर लो, वो तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो गई ना, तो वो चेंज थोड़ी ना होगा। और एल क्या है कि हम कितना लंबा कंडक्टर ले रहे हैं, और ए क्या है कि उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ठीक है ना। तो यानी कि ये चाहो तो ये सारी बातें लिख लो, रो रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पीछे कई बार मैंने लिखा है, आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं। और आर क्या है भैया, तो आर है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कई सारे सवाल कर सकते हैं। ओके, जस्ट वेट 1 मिनट। ओके
चलिए, तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, और हम लोग बहुत सारे सवाल आगे करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने ये समझा कि R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए क्यों होता है, कैसे एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज समझ ली। एक छोटी सी चीज और है, उसको भी समझ लेते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी यानी वही रो की बात हो रही है, इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे। देखिए, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो हमें R की यूनिट मालूम है कि इसकी यूनिट होती है ओम, L की यूनिट मालूम है, लेंथ है तो मीटर में नापी जाएगी, ए एरिया है तो मीटर स्क्वायर में नापी जाएगी, लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी ये हमें नहीं मालूम। सॉरी। तो देखिए, हम वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, हमें रो की चाहिए ना, तो हम रो लिखेंगे तो ये ए इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा R इंटू ए, और L नीचे आ जाएगा। ये बात मैंने लिखी, कितने लोगों को समझ में नहीं आई होगी कि मैंने इससे ऐसे कैसे लिख दिया। कई लोगों को ऐसे समझाना पड़ता है। देखो, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए है, तो ए इधर मल्टीप्लाई होगा तो R इंटू ए इक्वल टू रो इंटू एल बनेगा, तो एल भी इधर जाएगा तो R इंटू ए अपॉन एल, और इधर रो बनेगा। कई लोगों को क्लास 10th में भी ऐसे समझाना पड़ता है, मतलब ये बहुत दुख की बात है। बहुत आप पीछे हो भैया, थोड़ी सी मेहनत करो, आगे आओ। तो रो की वैल्यू क्या हो गई, R इंटू ए अपॉन एल। अब चलिए, R किस में नापते हैं, रेजिस्टिविटी, जो कि ओम में नापते हैं, और एरिया मीटर स्क्वायर में, और लेंथ मीटर में। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो यानी कि ऊपर बच गया ओम मीटर, यानी कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कितनी हो गई, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ये हो गया ओम मीटर। शॉर्ट में आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ओम मीटर। तो कई बार ऐसे भी सवाल एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी बताओ। आते हैं सवाल, ऐसा नहीं है, ये पहली बार नहीं है। मैंने भी एग्जाम दिया था यूनिट टेस्ट में हम लोगों के टीचर जो थे वो पूछ लेते थे कभी कभी, और अगर आपका एमसीक्यू एग्जाम होगा तो उसमें भी इस टाइप के पूछ लेंगे। ये छोटी छोटी बातें ना ध्यान में रखिए, छोटी छोटी बातें जो है सो इन्हीं से निकलती हैं। कोई हमने नई बात यहाँ नहीं सीखी है, इसमें कुछ नया कंसेप्ट नहीं सीखा है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर ये बात मैं अगर यहाँ नहीं लिखता तो कई लोग रजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है उनको नहीं याद रहता, और ना ही वो मौके वारदात यानी एग्जाम में निकाल भी पाते, उतना दिमाग ही नहीं चलता। और जबकि इसमें कुछ नया कंसेप्ट तो मैंने लगाया नहीं, पुरानी ही बातें की है, और उसी से मैंने ये निकाला। तो दिमाग को थोड़ा सा संतुलित रखिए, और संतुलित के साथ साथ ये भी दिमाग में रखिए कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक प्रॉपर आप आंसर दो, और उसके साथ ही साथ प्रॉपर आंसर देने के साथ ही साथ ये भी दिमाग में रखिए कि क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है वो बहुत हार्ड तो पूछा नहीं जाता। तो अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने पास रखेंगे ना तो सारे सवाल आसानी से होते जाएंगे। और अगर मान के चलिए कोई चीज आपने नहीं पढ़ी है तो तुरंत वहां निकाल भी सकते हैं। जैसे अगर मैंने यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी अगर आपको पहले से ना मालूम तो क्या आप यहां निकाल नहीं सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। तो बस वही दिमाग चाहिए, जिसके पास अच्छा दिमाग होगा वो निकाल ले जाएगा। चलिए, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल बनते हैं, कंपटीशन लेवल के भी सवाल बनते हैं, और बोर्ड में भी सवाल बनते हैं। तो उन सारे सवाल को 4-5 टाइप के जो भी सवाल होंगे उनको हम लोग करेंगे, और अगर इसमें कुछ और टॉपिक होगा तो उसको भी हम लोग अगली लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हमारा फिर खत्म हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।